दिस इज एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 E4। तो सपोज कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में HCl डालने से H पॉजिटिव और Cl माइनस बनेगा और ये 100% डिसोसिएशन है। तो अगर मैंने इसकी कुछ कंसेंट्रेशन, मोलर कंसेंट्रेशन C' ली, ये पूरा पूरा आयनाइज होगा C' और C' में, यानी कि HCl से आने वाले H+ की कंसेंट्रेशन में अल्फा का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो अल्फा नंबर की वैल्यू 1 से कम है, पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये अल्फा 1 होने के कारण ये फुल कंसेंट्रेशन। अब आप मुझे ये बताओ, आपको ये भी पता है कि अल्फा की वैल्यू हमने पिछली क्लास में देखी भी थी, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज Ka/C का स्क्वायर रूट है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ H+ जो है ये बन गया अपने पास Ka/C का स्क्वायर रूट। अब Ka नंबर तो डजंट चेंज विद डाइल्यूशन, तो यहां पर कंसेंट्रेशन फॉर एग्जांपल C' है, इसे मैंने डाइल्यूट किया, मान लो मैंने वॉल्यूम डबल कर दिया तो मोलैरिटी आधी हो गई, तो यहां कंसेंट्रेशन के कम होने का इफेक्ट ज्यादा होगा। सपोज मैंने वॉल्यूम डबल कर दिया तो X में डिक्रीमेंट ज्यादा कहां है, क्योंकि जहां X में डिक्रीमेंट आएगा मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ H+ ज्यादा घटेगी, वहां pH भी ज्यादा बढ़ेगी। इंक्रीज इन pH विल बी मोर if decrease in molar concentration of H+ is more, and decrease in molar concentration for this C' depends only on C' number, which will decrease with dilution, but here you have C raised to power half। तो डाइल्यूट करने से, कंसेंट्रेशन को कम करने से, सपोज मैंने वॉल्यूम डबल कर दिया तो मोलैरिटी हाफ हो गई, तो कंसेंट्रेशन ऑफ H+ में जो चेंज आएगा, डिक्रीमेंट आएगा, ज्यादा कहां आएगा? अगर मैंने डाइल्यूट कर दिया, वॉल्यूम को डबल कर दिया, तो कंसेंट्रेशन घटेगी या बढ़ेगी? तो कंसेंट्रेशन में ज्यादा ड्रॉप कहां आएगी? चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन चेक करो। व्हाट डू यू थिंक? HCl में, तो फिर pH का ज्यादा इंक्रीमेंट कहां आएगा? HCl में। और अपना आंसर चेक करना, तो उससे जस्टिफाई कैसे हो रहा है? हाउ विल यू जस्टिफाई इट नाउ? Do you have a reason for that? pH की वैल्यू उतनी बढ़ेगी। यहां अगर मैंने डाइल्यूट किया, सपोज मैंने वॉल्यूम डबल कर दिया, तो कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? मान लो पहले इनिशियल कंसेंट्रेशन है 1 मोलर, हाफ हो जाएगी, तो यहां कंसेंट्रेशन हाफ हो रही है और यहां कंसेंट्रेशन कितने फैक्टर से अफेक्ट हो रही है? 1/√2। तो बिग डिक्रीमेंट इन द कंसेंट्रेशन, बिग डिक्रीमेंट इन द कंसेंट्रेशन कहां आया? तो फिर pH का ज्यादा इंक्रीमेंट भी कहां आएगा? इज दैट क्लियर? आंसर चेक किया? ओके। अब E2 में अगर मैं आ जाऊं, E2 में क्वेश्चन में आपको बोला है फॉर अ वीक मोनोप्रोटिक एसिड, prove that degree of dissociation alpha is 1/1 plus 10 raised to power pKa minus pH। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि यहां पर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, यहां से चेक करो क्या अल्फा क्या वैल्यू बनेगी फॉर अ वीक मोनोप्रोटिक एसिड, बिकॉज जब कोई वीक मोनोप्रोटिक एसिड आयनाइज होगा वाटर में, तो
you know that if its initial concentration is C, at equilibrium it is C minus X. So this H plus concentration is X and X, where X upon C is alpha. So I can substitute here C into 1 minus alpha, C alpha, C alpha. और आपको ये रिलेशन मालूम है, pH is equal to half into pKa minus log C. और concentration of H plus is C alpha, which is expression over here. क्या आप इस इक्वेशन से यहां अगर वैल्यूज पुट करो और आपको ये सॉल्व करके अल्फा बन जाए, ट्राई करो अब, ट्राई इट. pKa माइनस pH और इसे पूरा सॉल्व करो 10 रेज़्ड पर समथिंग एंड चेक करो कि क्या ये एक्सप्रेशन बनता अल्फा का. किसी से हुआ था ये सवाल? किसी का ये क्वेश्चन हो गया हो? किसी से नहीं हुआ? ओके, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1. एक्सरसाइज 2 में तो मुझे दिख नहीं रहा यार कहीं. एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर, वो तो हमने नहीं, तो इसको तो कहीं यूज नहीं करना, क्योंकि उस क्वेश्चन में तो इसको यूज किए बगैर हो रहा है. ये तो हमने क्लास में डिस्कस भी किया था क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट टाइम डिस्कशन में, किसी स्टूडेंट ने पूछा था. तो मैं ये बोलूंगा कि आप यहां से स्टार्ट करो, इसे सॉल्व करो इस नंबर को 10 रेज़्ड टू पावर pK माइनस pH, और उससे चेक करो कि क्या ये वैल्यू x अपॉन सी बनती है. अगर ये सॉल्व करने पे x अपॉन सी बन गया तो वही अल्फा है. और आपके सामने H प्लस की कंसंट्रेशन है C अल्फा. आई रियली वॉन्ट कि आप इसे अभी ट्राई करो, सॉल्व करो, और ये होना चाहिए, क्वेश्चन इतना टफ नहीं है. 10 रेज़्ड टू पावर pK माइनस pH. मैं यहां से हिंट दे देता हूं, ये देखो, Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA. और अगर मैं इस इक्वेशन को एडजस्ट करूं तो यहां से मेरे पास यहां से एक रिलेशन बनेगा, H plus ion concentration is equal to Ka into concentration of Ha upon concentration of A minus, and if I take log on both sides, ये बनेगा log H plus is equal to log of Ka into concentration of Ha upon A minus. This I can write it as log H plus is equal to log Ka plus log of concentration of Ha upon concentration of A minus. This you can write it like this, log H plus is log Ka plus log, substitute its value, Ha की concentration है C into 1 minus alpha, और A माइनस की कंसंट्रेशन है C अल्फा, तो C से C कैंसल. एंड इफ यू मल्टीप्लाई विद -1 ऑन बोथ साइड्स, यू विल गेट फ्रॉम हियर माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka माइनस लॉग 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा. This I can write it as pH, this is pKa
इसको अगर मैं प्लस का साइन लगा दूं तो इंटरचेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा लॉग अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। और यहां से अब मैं ये क्वेश्चन लिख सकता हूं, पी एच माइनस पी के ए इज लॉग अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो क्या मैं यहां से ये क्वेश्चन लिख सकता हूं, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इज 10 रेज टू पावर पी एच माइनस पी के। चेक करो, अगर मैं दोनों तरफ लॉग लगा दूं, दोनों तरफ लॉग लगा दूं, क्या यही क्वेश्चन बनेगी? इफ आई टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इज लॉग ऑफ 10 रेज टू पावर समथिंग, और जब ये पावर कॉफिशिएंट बन जाएगी तो log 10 तो 1 ही बन जाएगा। यू गॉट दिस स्टेप और नॉट? अब यहां से मुझे अल्फा की वैल्यू निकाल के बताओ और चेक करो क्या वो ये बन रही है। फ्रॉम हियर चेक द वैल्यू ऑफ अल्फा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा की वैल्यू, this I can write it as, if I take reciprocal 1 minus alpha upon alpha is 1 upon 10 raised to power ph minus pk। ये देखो, चेक करो क्या ये बन रहा है एक्सप्रेशन। अल्टीमेटली यहां से ये एक्सप्रेशन बनना चाहिए, क्योंकि ये जो 10 रेज्ड टू पावर नंबर आ चुका है ना, हमें यही चाहिए था। अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं यहां पे, चेक करो, अगर हम इस नंबर की वैल्यू यहां पुट कर दे अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो क्या ये सॉल्व करके अल्फा बनेगा? यहीं से कर लो सीधा, इसको मैनिपुलेट भी क्यों करना। आपके पास इस नंबर की वैल्यू आ गई 10 रेज टू पावर पीएच माइनस पीके, मैं यहां पे पीके माइनस पीएच है, क्या करूं कि ये पावर पीके माइनस पीएच हो जाए, क्या इन्हें इंटरचेंज कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं ना, तभी तो 10 रेस्ट पर पीके माइनस पीएच आएगा। तो 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा अगर यहां पुट कर दिया जाए, 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा, टेक एलसीएम एंड सॉल्व, चेक करो ये पूरी इक्वेशन अल्फा बनेगी। तो वो एक्सप्रेशन मैच हो गया ना। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, जस्ट एक मैनिपुलेशन की हुई है मैथ्स में। अगर आप यहां से अब 10 रेज टू पावर पीएच माइनस पीके को जस्ट रेसिप्रोकेट यहां पे अगर कर दोगे, दिस इंप्लाइज 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा इज 10 रेज टू पावर पीके ए माइनस पीएच। जस्ट आई टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। तो अब मैं इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा एंड देन सॉल्व इट। तो थोड़ा नीट वे में अगर लिखना हो, मेरा बोर्ड वर्क बहुत बेकार है, तो C कंसंट्रेशन से लेके मैंने जस्ट इसे मैनिपुलेट ऐसे किया कि C माइनस एक्स, एक्स और X कंसंट्रेशन, जैसा हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डेरिवेशन में देखा था। तो X की टर्म्स, X को अल्फा की टर्म में ले गया, तो C अल्फा की टर्म में ले आया। तो मैंने यहां से Ka का एक्सप्रेशन लिखा, तो Ka का एक्सप्रेशन लिख के मैंने H प्लस की कंसंट्रेशन निकाली, और H प्लस के कंसंट्रेशन में यहां पर मैंने HA और A माइनस की कंसंट्रेशन, जो कि C इंटू 1 माइनस अल्फा और C अल्फा थी, आई जस्ट सब्स्टिट्यूटेड इट्स वैल्यू। नाउ टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स एंड देन टेक लॉग एंड देन लिटरली सॉल्व जस्ट एज ए मैथमेटिक्स। तो यहां सब्स्टिट्यूट करो इनकी वैल्यू, टेक -1 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई विद -1, तो ये बन जाएगा PH इज PK प्लस लॉग ऑफ दिस। तो यहां से log ऑफ अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा की वैल्यू मिल गई, तो उसे 10 रेज टू पावर में लिखना था, तो 10 रेज टू पावर दिस नंबर विल बी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन?
तो ये क्वेश्चन वैसे आपको करना आपसे होना चाहिए था, ये आसान है, टफ नहीं है। ओके, पार्ट 2 में सेक्शन ई में पार्ट E1, अरे ये कैसे पूछ सकते हो तुम, इतना आसान। मैक्सिमम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कोई रिलेशन है कंसंट्रेशन के साथ? क्या हमने अल्फा का कोई रिलेशन किया था? कोई फॉर्मूला अल्फा का? Obviously, how can you ask this question so easy? Alpha is Ka/C का स्क्वायर रूट। अब अमोनिया यहाँ पे बेस है, तो बेस के केस में तो ये Kb बनेगा। तो जिसकी कंसंट्रेशन सबसे कम होगी उसका अल्फा मैक्सिमम होगा। तो सबसे कम कंसंट्रेशन किसकी है? चारों ऑप्शन में डी ऑप्शन में सबसे कम कंसंट्रेशन का अल्फा मैक्सिमम होगा। ये तो क्लियरली क्वेश्चन अगर पूछा तो मतलब आपने ट्राई नहीं किया था, इसीलिए डायरेक्ट पूछ लिया। आई एम डैम श्योर। ओके, पार्ट 2 में सेक्शन ई में कुछ और। उसका जरूरत ही नहीं थी, यहां पे सारी कंसंट्रेशन देखो 10⁻⁻3, 10⁻⁵, यहां तो कंसंट्रेशन इतनी कम है, यहां तो वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इस रिलेशन की। E2 में फॉर Ka फॉर फॉर्मिक एसिड भी गिवन है दोनों का, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ पता करनी है। तो किसी भी एसिड की रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो, टू कंपेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ 2 or more than 2 weak acids, or weak base, this is exercise 1 part 2 E2। तो अगर मुझे कभी भी मोर देन 1 वीक एसिड्स या वीक बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, तो उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रेशियो देख लो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट एसिड एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेकंड एसिड। जो ज्यादा डिसोसिएट करेगा, जो एसिड का, जिस एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा, वो ज्यादा H+ आयंस कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि H+ की कंसेंट्रेशन अल्फा के प्रोपोर्शनल है। जितना अल्फा वैल्यू ज्यादा होगी उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड विल बी मोर। तो दो एसिड्स के अल्फा का रेशो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का रेशो है, एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन है। एंड अल्फा वैल्यू यू नो Ka अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट एसिड, Ka फॉर द सेकेंड एसिड। ये रेशो देख लेना हमने, यहीं से हो जाना चाहिए। अब जैसे उस E2 वाले क्वेश्चन में आपको उन्होंने दोनों एसिड्स का Ka वैल्यू दे दिया, यानी कि एज्यूमिंग कंसंट्रेशन इज सेम, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर दोनों की सेम हो तो Ka के स्क्वायर रूट के रेशो ही उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की रेशो होगी, वही उनकी स्ट्रेंथ का आइडिया देगी। तो अगर, क्योंकि जब भी हम कभी दो एसिड्स की स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो उनका एक फैक्टर तो कॉमन रखेंगे ना। कीपिंग वन पैरामीटर फिक्स, अदर पैरामीटर विल बी कंपेयर। दो वेरिएबल के बेसिस पे आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। अब हमें पता है कि किसी भी एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2 नंबर पे डिपेंड करता है। तो अगर मुझे दो एसिड्स को कंपेयर करना, तो पहले उनको मैं एक लेवल पे रखूंगा, उनकी कंसंट्रेशन को सेम रख के कंपेयर करूंगा, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज्यादा डिसोसिएट करेगा। तो यहां पे C1 इज इक्वल टू C2 की कंडीशन लगा के Ka की रेशो देख लो, तो सीधा ही यहां पे फंडा है, जिसका Ka वैल्यू ज्यादा है उसका अल्फा भी ज्यादा होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। डायरेक्ट Ka से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिसाइडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, क्योंकि किसी एसिड की स्ट्रेंथ इससे देखा जाता है कि वो H+ कितना जनरेट कर रहा है। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन H+ की होगी उतना एसिड स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। तो उसमें कंसंट्रेशन है नहीं, अल्फा का रोल भी। तो अल्फा की रेशो से हम कंपेयर करेंगे। तो बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं H+ कंसंट्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट एसिड एंड H+ कंसंट्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड एसिड।
ये रेशो अगर ग्रेटर देन 1 आई तो फर्स्ट एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर लेस देन 1 आई तो सेकंड एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये वैल्यू तो सी अल्फा है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट एसिड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड एसिड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेकंड एसिड। और जब भी एसिड्स की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो उनकी इक्वल कंसंट्रेशन पे कंपेयर की जाती है। बराबर कंसंट्रेशन होगी तो उनके अल्फा की रेशो से हम उस एसिड की स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे। और अल्फा की रेशो आपको मालूम है कैसे देनी है, कंसंट्रेशन हैज टू बी सेम। हो जाएगा? ओके। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में कुछ दिया था? एक्सरसाइज किसमें? ओके, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में किसी ने कुछ पूछा होमवर्क, उसमें से भी कोई सवाल दिया था? उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था क्या? 6, 7, 6 और 7 दिया होगा होमवर्क में। ओके, 7th हो गया। ओके, पार्ट 2 में हमने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आई गेस डिस्कस कर लिए थे। 5th, 6th, 5th, 6th, 7th हमने कर लिया था क्लास में। 8th अभी नहीं कर सकते, वो अभी पढ़ा ही नहीं हमने। 9th भी अभी नहीं पढ़ा। तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ हाँ पूछो। अल्फा वाले मेथड से ट्राई किया, ठीक है। क्या ऐसे तो नहीं किया? मैं जस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये डाउट तो नहीं है। इसकी कंसंट्रेशन सी ले ली, फिर एक्स ले ली, और इसकी x/2 और इसकी x/2। ओके, अच्छा। और इसे 2x लिए तो यहां x लिया और यहां x किया 2 के साथ, क्योंकि अगर इसे x लिया तो फिर ये x/2 आएगा, क्योंकि ये 2:1 का रेशो है ना। 2:1 का रेशो है। अगर आप x ले रहे हो तो x इंटू इट्स कॉफिशिएंट 1 डिवाइड बाय इट्स कॉफिशिएंट 2 ऐसे करते। क्या डाउट यही है क्या? सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है, जब आप 2 वाटर लिख रहे हो, 1 वाटर इज बीइंग ट्रीटेड लाइक एन एसिड, another water is treated like a solvent। तो जब आप इस रिएक्शन में वाटर को एज ए एसिड ट्रीट कर रहे हो, इसके लिए Ka डिफाइन करो, तो ये वाटर आपके लिए सॉल्वेंट है, जिसके लिए आप एक्सप्रेशन Ka में इंक्लूड नहीं कर रहे। आप Ka में किसके लिए कंसंट्रेशन पुट करोगे? कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन H2। आप स्क्वायर नहीं करोगे, क्योंकि ये आपके लिए एसिड है। दिस इज बीइंग ट्रीटेड लाइक ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के तो हम Kc में एडजस्ट कर चुके हैं। तो अगर आप इसकी कंसंट्रेशन C ले रहे हो तो एट इक्विलिब्रियम C माइनस एक्स, तो अब x इंटू इट्स कॉफिशिएंट डिवाइड बाय इट्स कॉफिशिएंट, तो ये बनेगा x इंटू 1 डिवाइड बाय 1 x मोलर। समझ आया? ले लो x/c इज अल्फा, तो अब इसको लिख दिया c इंटू 1 माइनस अल्फा, c अल्फा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है?
परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ वाटर, आपको अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.6 इंटू 10⁻⁻⁷%। तो ये 100 से मल्टीप्लाई करके दी हुई है, तो अल्फा की वैल्यू तो 3.6 इंटू 10⁻⁷/100 है। और अब आपसे उन्होंने क्या पूछा है, KW और pH बताओ। तो H प्लस की कंसेंट्रेशन क्या बन गई, C अल्फा, और वाटर की कंसेंट्रेशन कितनी लेनी है 55.5 मोलर 1000/18। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास 2 इंटू 10⁻⁷। तो यहां से pH कितनी आ जाएगी 7 माइनस log 2। तो ये 6.7 आ जाएगा pH। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 1 2 3 4 5 6 में, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 8 एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 1 2 हम डिस्कस कर चुके हैं, 3 4 अभी नहीं कर सकते, अभी दिया ही नहीं होगा। एक्सेस पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 5, क्या डाउट आया इसमें, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में E5 में आपको गिवन है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर HCl is mixed with 0.2 मोलर strontium hydroxide. Which of the following statement is true? तो ठीक है, मान लेते कि दोनों का 1-1 लीटर है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम ले लूं, एज्यूम कर लूं 1 लीटर और इसका भी 1 लीटर, तो इसके मोल्स मुझे मिल गए, मोल्स ऑफ HCl 0.2, और यहां से मुझे मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड कितने मिल गए, मोलैरिटी टाइम्स वॉल्यूम 0.2। यहां से OH माइनस के लिए मुझे कितने मोल्स मिल जाएंगे, कितने आएंगे मोल्स OH माइनस के, और यहां से मुझे मोल्स H प्लस के कितने मिल जाएंगे, और OH माइनस के अगर इसके 0.2 मोल है 0.4 हो जाएंगे। स्ट्रॉन्शियम के कितने मोल्स मिल जाएंगे 0.2। Cl माइनस के कितने हो जाएंगे 0.2। अब रिएक्ट कौन किससे करेगा, H प्लस विल रिएक्ट विद OH माइनस। तो कितने कितनों को न्यूट्रलाइज कर देंगे 0.2 को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो कितने मोल्स OH माइनस के अनन्यूट्रलाइज रह जाएंगे 0.2, क्योंकि 0.2 मोल्स H प्लस 0.2 मोल्स OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा, तो 0.2 मोल OH माइनस के सोल्यूशन में रह गए। टोटल वॉल्यूम तो डबल हो चुके, तो अब हर आयन की कंसेंट्रेशन आप निकाल सकते हो। OH माइनस की मोलैरिटी 0.2 मोल इन 2 लीटर 0.1 मोलर। Cl माइनस की मोलैरिटी 0.2 मोल Cl माइनस डिवाइड बाय 2 लीटर वॉल्यूम टोटल 0.1 मोलर। स्ट्रॉन्शियम आयन की मोलैरिटी 0.2 मोल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। शायद यही पूछा हुआ है ना क्वेश्चन में। तो स्ट्रॉन्शियम आयन की मोलैरिटी मिल गई, Cl माइनस की मोलैरिटी मिल गई। अब पूछा हुआ है pH बता दो, pH कैसे मिलेगी, हमें OH माइनस की कंसेंट्रेशन मिल गई,
तो POH is minus log 0.1 which is 1. तो pH is 14 minus POH which is 13. इसमें नहीं डाउट आना चाहिए था, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आपने ऐसे बेकार का पूछा है। जरूर बिना उससे भी हो रहा है। अच्छा ओके, सो एक्सरसाइज 3 जेई मेंस ऑफलाइन में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 अभी नहीं कर सकते, 6 दिया होगा, 6 7 pH of 0.1 molar solution of acid and value of ionization constant। आज मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने बिना ट्राई करके क्वेश्चन पूछ रहे, इतने इजी इजी वाले। एक्सरसाइज 3 जेई मीन्स ऑफलाइन में क्वेश्चन नंबर 7। pH of 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिड, कोई एसिड है, इसके लिए pH, इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर है और इसकी pH दी हुई है 3 और इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है, तो यहीं से मिल जाएगा। pH is half pKa minus log C। तो यहां पर pH अगर 3 है तो मैं यहां से ये भी बोल सकता हूं कि H प्लस की कंसेंट्रेशन है C अल्फा विच इज 10 रेज पर -3, कंसेंट्रेशन इज 0.1, तो यहां से अल्फा की वैल्यू मिल गई कितनी, 10 रेज टू पावर -2 विच इज लेस देन 0.1। तो आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन लगा सकते हो। तो वैसे भी अगर Ka निकालना ही है तो अल्फा की वैल्यू Ka अपॉन C का स्क्वायर रूट है, तो Ka की वैल्यू चाहिए, अल्फा मिल चुका है, 10 रेज पर -2 इज Ka अपॉन इनिशियल कंसेंट्रेशन 10 रेज पर -1 का रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इसमें तो था ही नहीं कुछ पूछने वाला। तो हमें एक एसिड दिया हुआ है जिसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन गिवन है, pH 3 थी, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन विच इज C अल्फा विच इज 10 रेज पर -3, क्योंकि pH 3 दे दी, तो यहां से अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 10 रेज पर -2। आपको ये भी लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अल्फा में Ka अपॉन C का स्क्वायर रूट लगा दो। क्वेश्चन नंबर 8 9 अभी तो पढ़ा ही नहीं है, अभी नहीं कर सकते आप। 9th क्वेश्चन अभी मैंने दिया भी नहीं होगा शायद, होमवर्क में दिया था, मुझे नहीं लगता वो अभी उस टॉपिक का है नहीं, अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। जेई मेंस ऑनलाइन में मैंने सवाल दिया होगा, 2nd 4th 2nd 3rd 4th 2nd 3rd 4th। अरे घबराओ मत, जो पूछना पूछो, मैं तो कुछ भी बोल दूंगा कि इजी है, इजी है, कुछ नहीं होता, पूछो आराम से। ओके पक्का? ओके, तो अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमारा ऑलमोस्ट आयनिक इक्विलिब्रियम के पार्ट 1 का डिस्कशन अबाउट टू फिनिश है, सेक्शन F को छोड़ के। एक मिनट मैं अभी बताता हूँ। क्योंकि मुझे कुछ चेक करना है
आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 1 एलिमेंट्री वाला जो हम कर रहे थे, उसके बाद मैं एलिमेंट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 2 में नहीं जा रहा, मैं अभी उस पर नहीं स्टेप करूंगा, अभी आगे नहीं बढ़ रहा। मैं आपको पहले आयनिक इक्विलिब्रियम एडवांस का पार्ट 1 अब पहले स्टार्ट करूंगा, ताकि मैं एसिड और बेस का मिक्सचर पूरा कंप्लीट कर दूं हर टाइप का। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे, वापस आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 1 में आएंगे। मैं सीक्वेंस थोड़ा बदलूंगा पढ़ाते हुए। मैंने आपको अभी तक आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 1 एलिमेंट्री में मैंने आपको यह पढ़ा दिया है सेक्शन ई तक। तो सेक्शन एफ अभी नहीं करना कंटिन्यू। क्या करना है कंटिन्यू? आयनिक इक्विलिब्रियम एडवांस्ड में पार्ट 1, हम उस पे अब पहले पहुंचेंगे। जब हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होगा, हम वापस एलिमेंट्री पे जाएंगे। यानी कि इसका पार्ट 1 और इसका पार्ट 1 कंप्लीट करके फिर हम एलिमेंट्री के पार्ट 2, फिर एडवांस का पार्ट 2, फिर एलिमेंट्री का पार्ट 3, फिर एडवांस का पार्ट 3, ऐसे करने वाले। अभी सेक्शन एफ बचा है। बिल्कुल हाँ, अब एक स्टूडेंट कुछ कह रही थी उस टाइम पे, क्या हम इस क्वेश्चन को H प्लस इंटू, हाँ उससे भी कर सकते थे। ये देखो आंसर आ जाना चाहिए। आपने किया ट्राई? क्या आंसर आया? हाँ बस ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो। बस अल्फा को निग्लेक्ट कर देना नीचे 1 से। हाँ बिल्कुल वही किया। So we are moving towards ionic equilibrium part 1 but in advanced section. आयनिक इक्विलिब्रियम एडवांस का पार्ट 1 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना एलिमेंट्री सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए आपको अभी तक जो हमने सीखा ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच निकालनी, वीक एसिड्स वीक बेस की पीएच निकालनी, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 2 इतने नहीं आते, पार्ट 1 से नहीं आते, मिलेगा भी नहीं इतना ज्यादा। आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 1 एडवांस्ड, आपको एडवांस्ड मतलब मालूम है ना, शीट का एडवांस्ड शीट एक अलग है आयनिक इक्विलिब्रियम की, 2 शीट है। करेक्ट। तो उसमें जो हमारा पहला टॉपिक है पीएच कैलकुलेशन, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड्स, पॉली एसिडिक वीक बेस, तो हम उससे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो भी हम करेंगे इससे डिसीजन मत ले लेना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे गिव अप कर देंगे यहां पे। और जिस हिसाब के क्वेश्चन आपने मेरे से आज पूछे ना मोनोप्रोटिक वाले, डोंट एक्सपेक्ट मैं अब आपको उस टाइप के इजी वाले क्वेश्चंस कभी एंटरटेन भी करूंगा। तो आपने इस टॉपिक को लेके चैप्टर का डिसीजन लेना, ये हार्ड लगेगा, पर कोइंसिडेंटली बोलूं या फॉर्चुनेटली बोलूं, एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम का जो एलिमेंट्री पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट खत्म किया है, दैट शुड बी वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके सारे क्वेश्चंस आपने पीछे तक जो भी आपको अगर उसमें दिए हुए ना, HLP NSEC टाइप शायद दिया होगा कुछ ना कुछ। नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, वो एडवांस में दिया होगा। एडवांस में पीछे दिए होंगे सिंगल डिजिट, ये सब NSEC वगैरह ये सब दिए होंगे। ये अपने पीछे प्लीज अपनी ये नॉइसेस कंट्रोल कर लिया करो। इसमें भी इतने नहीं है, बट अल्टीमेटली जो मेरा मोटिव था आपको बताने का वो यही है कि आपने जो एडवांस
का पार्ट 1 है, इट्स नॉट एज इंपॉर्टेंट लाइक एज कंपेयर टू एलिमेंट्री का पार्ट। वो आपको बहुत अच्छे से परफेक्शन वाइज उसमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए। सो हेडिंग बना रहा हूं, पीएच कैलकुलेशन फॉर पॉलीप्रोटिक वीक एसिड्स और पॉलीएसिडिक वीक बेस। पर इससे पहले मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं, मुझे दो न्यूमेरिकल करवाना, मोनोप्रोटिक एसिड और मोनोप्रोटिक बेस से। सबसे पहले आप मुझे बेसिक फटाफट सॉल्व करके बताओ। कैलकुलेट अल्फा फॉर 10⁻³ मोलर formic acid and its pKa is, I'm giving you 4। छोटे छोटे सवालों के आंसर करके दो जो पिछली क्लास में आपने सीखे थे। मोनोप्रोटिक वीक एसिड्स, वाई वीक एसिड्स? क्योंकि इसका Ka डिफाइंड है। अल्फा की वैल्यू निकाल के दो। And also find pH. आया आंसर? ओके। और अल्फा 1/√10। ओके, सबका आना चाहिए, अकेले आर्यन का नहीं। सबसे पहले फॉर्मिक एसिड को आयनाइज करवाओ। इक्वेशन क्या लिखोगे? HCOO माइनस प्लस H+। तो इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन इज 10⁻³ एट 0 टाइम। एट इक्विलिब्रियम 10⁻³ माइनस X। तो इसकी कंसेंट्रेशन बन गई X मोलर, और X अपॉन 10⁻³ इज अल्फा। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो, 10⁻³ इंटू 1 माइनस अल्फा, 10⁻³ अल्फा, 10⁻³ अल्फा। अब यहां से Ka का एक्सप्रेशन लिखो, 10⁻³ अल्फा इंटू 10⁻³ अल्फा, इसकी कंसेंट्रेशन इंटू इसकी कंसेंट्रेशन अपॉन फॉर्मिक एसिड की कंसेंट्रेशन। तो Ka is 10⁻³ अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। Ka वैल्यू कितनी आएगी? अगर pK 4 है, व्हाट विल बी Ka वैल्यू? 10⁻⁻⁴। तो पहले अप्रोक्सीमेशन, निग्लेक्ट दिस अल्फा विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये 10⁻⁴ बाय 10⁻³ अल्फा स्क्वायर। तो ये कितना बन गया? 1/10 एंड अल्फा इज 1/√10।
क्या ये वैल्यू 0.1 से छोटी आएगी? नहीं, बिकॉज दिस इज कितनी आ रही है ये वैल्यू? 0.3 के अराउंड, यानी कि क्लोज टू 30%। इसका मतलब क्या हुआ कि इस अल्फा को 1 के सामने निग्लेक्ट नहीं करना। तो प्रॉपर क्वाड्रेटिक सॉल्व कर, तो क्या बनेगा? 1/10, सो डोंट निग्लेक्ट अल्फा with respect to 1. This approximation is not valid. बताओ भाई, अब यहां से अल्फा पूरा सॉल्व करना है, क्या बनेगा? 1/10, 10⁻³ में नीचे ले आया, इट इज अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा स्क्वायर इज 10 - 10 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू -10 प्लस माइनस अंदर क्या आएगा? ये 10⁻⁴ यहां से 10 अल्फा स्क्वायर, 10 अल्फा स्क्वायर, 10 अल्फा स्क्वायर इज 1 माइनस अल्फा, 10 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -1 इज 0, अल्फा इज -1 प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस 40 अपॉन 20, ये बन गया √41। √41 की वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग कुछ होनी चाहिए, क्योंकि √49 7 होता है और √36 6 होता है, और ये 41 जो है वो 36 और 49 के बीच में है, तो ये शायद 6.2 6.3 कुछ बन जाए। चेक करना इसका रूट 6.2 6.3 के करीब आ रहा है क्या? 6.4। नेगेटिव रूट इज नॉट अलाउड, क्योंकि अल्फा की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, तो नेगेटिव रूट हटा दो। तो ये क्या बन गया? 5.4/20 कितना बन जाएगा? 0.27। तो अब यहां से आप बता दो H+ की कंसेंट्रेशन कितनी आएगी? pH। सो H+ की कंसेंट्रेशन इज C अल्फा विच इज 10⁻³ टाइम्स अल्फा की वैल्यू 0.27। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2.7 इंटू 10⁻⁴ वॉट -4। पर ये नंबर 10⁻⁻6 से तो बड़ा है, तो वाटर से आने वाले H+ को काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो अब डायरेक्ट लगा दो pH इज इक्वल टू -log ऑफ 2.7 इंटू 10⁻⁻4। तो यहां से आप इसकी pH निकाल सकते हो। पर मैं ये चाहता हूं कि आपको ये चीज करनी आ गई है, कि आपको इतना करना आ गया, क्योंकि ये मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि मैं एडवांस लेवल पे जाऊं। बताओ, आर यू कंफर्टेबल विद डूइंग दिस कैलकुलेशन ऑल? ओके, फिर एक क्वेश्चन और करो, क्योंकि मैं एडवांस में पॉलीप्रोटिक वीक एसिड वीक बेस तब तक नहीं जा सकता जब तक आपको इसमें कंफर्ट लेवल ना हो। ओके, गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन। इट्स द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जो मैं चाहता हूं कि आपको आए। कैन आई इरेज? बस तुम मोटी पतली देखती रही हो शीट को, हाँ? डरना नहीं है।
ओके, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, यानी कि क्वेश्चन डाइल्यूशन का है, टू 300 ml 0.2 molar acetic acid for degree of dissociation of the acid to get doubled. Ka for acetic acid is 1.8 into 10 raised to minus 5. मैं आपको यहां पर यह भी बताता हूं, pKa is 4.74 for this acid. आप करो ट्राई पहले. लास्ट क्लास में एक बहुत इंटेलिजेंट गर्ल थी जिसने एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व किया था, कॉम्प्रिहेंशन वाला. क्या नाम था? योगिता. योगिता आंसर. लक्ष्य, आयुष, बिल्कुल ठीक, शाबाश, वेरी गुड. आ रहे? ओके. पॉइंट 9 क्या? लीटर, मिलीलीटर? ये भी देख, अगर लीटर आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है. एक्स लीटर ना, तो 0.9 लीटर मतलब 900 मिलीलीटर, बिल्कुल सही जवाब. वेरी गुड, शाबाश. गुड. किसी गर्ल स्टूडेंट का आंसर अभी तक आया हो? आपको क्वेश्चन में क्या दिया कि एक एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 300 ml है और इसकी मोलर कंसंट्रेशन
0.2 है। अब इसमें कुछ पानी मिलाना है, डाइल्यूट किया, कुछ पानी मिलाया, तो लेट्स से x ml वाटर मिलाया, तो फाइनली इसका टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 300 ml में x ml पानी मिलाया तो टोटल वॉल्यूम इतना हो गया, पर इसकी मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। पर जितने मोल्स हैं इसके अंदर H प्लस के या एसिटिक एसिड के, मोल्स नहीं चेंज होंगे, वॉल्यूम बदल गया, मोलैरिटी बदल जाएगी। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं H प्लस की कंसेंट्रेशन की, क्योंकि एसिटिक एसिड है, ये पार्शियली डिसोसिएट करेगा, और हमें मालूम है कि जब ये एसिड वाटर में आयनाइज होगा तो इसकी कंसेंट्रेशन C/1 माइनस अल्फा, C अल्फा, और ये C अल्फा है। और आपको ये मालूम है कि यहां का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा, वो Ka/C का स्क्वायर रूट है। तो ये कंफर्म है कि जो कंसेंट्रेशन होगी अल्फा वैल्यू कंसेंट्रेशन की कम होने से अल्फा बढ़ेगा, ये नंबर बढ़ेगा, पर कंसेंट्रेशन घटेगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, मोलैरिटी घटेगी। तो अगर मैं इसकी वैल्यू की भी बात करूं तो अल्फा बढ़ेगा पर कंसेंट्रेशन घटेगी। ओवरऑल प्रोडक्ट क्या होगा उस पर हम श्योर नहीं है। आपको यह चीज समझ में आई? पर आप ये जरूर कह सकते हो कि अल्फा की वैल्यू अगर मैं H प्लस की कंसेंट्रेशन C अल्फा पुट कर दूं तो अल्फा इज Ka/C का रूट, और ये बन गया Ka/C का रूट। अब आप जरूर बोल सकते हो कि फाइनली जब हम डाइल्यूट करेंगे तो कंसेंट्रेशन घटेगा, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन घटेगी, यानी कि एसीटेट आयन की कंसेंट्रेशन घटेगी। इज दैट पॉइंट क्लियर कि डाइल्यूट करने से क्या हो रहा है? डाइल्यूट करने से कंसेंट्रेशन घट रही है, C घट रहा है, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन घटेगी, एसीटेट की कंसेंट्रेशन C अल्फा है, और अल्फा की वैल्यू पुट कर दो तो कंसेंट्रेशन का घटना ओवरऑल इनकी मोलैरिटी घटाएगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? हमने इतना पानी मिलाया, जितना भी पानी मिलाया, तो इस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड का जो भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, यहां का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा था तो फाइनली यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2 अल्फा हो गया, डबल। एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2 अल्फा हो गया। अब आप एक चीज ये बताओ, ये यहां का अल्फा डैश है एसिटिक एसिड का। अब अल्फा का कंसेंट्रेशन से तो कोई रिलेशन है ही है। जब आपने पानी मिलाया कंसेंट्रेशन घटेगी, मोलैरिटी घटेगी, तो अगर इस नंबर को डबल करना हो, Ka तो नहीं बदल सकता, तो कंसेंट्रेशन को क्या करूं कि ये अल्फा वैल्यू 2 टाइम्स हो जाए। कंसेंट्रेशन को घटाने पर ही अल्फा बढ़ेगा ना, और अल्फा को दुगना बढ़ाना है, 2 गुना करना है इसे, तो कंसेंट्रेशन को बाय 4 करना पड़ेगा, 4 गुना घटाना पड़ेगा। इसका मतलब यह हो गया कि आप एसिटिक एसिड की मोलर कंसेंट्रेशन को 0.2 से 4 गुना कम कर दो, तो हम यहां से ये कंफर्म कर सकते हैं, टू इंक्रीज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डबल, टू मेक अल्फा डबल, concentration of acetic acid should be decreased by 4 times. तो अब मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि अगर कंसेंट्रेशन को डिक्रीज करना है 4 गुना, तो फाइनल कंसेंट्रेशन एसिटिक एसिड की पानी मिलाने के बाद हो जानी चाहिए 0.2/4, 0.05 मोलर। और अगर पानी मिलाने से कंसेंट्रेशन में मोलैरिटी मोल्स बाय वॉल्यूम है, और डाइल्यूट करने से क्या चीज नहीं चेंज होती, पर वॉल्यूम तो चेंज होगा, तभी तो मोलैरिटी घटी।
तो अगर मोलैरिटी 4 गुना घटानी हो तो वॉल्यूम को 4 गुना बढ़ाना होगा, राइट? अगर मोलैरिटी को 4 गुना घटाना है तो वॉल्यूम को 4 गुना बढ़ाना है, और अगर वॉल्यूम 4 गुना बढ़ाना है तो पहले वॉल्यूम अगर 300 ml था तो अब 1200 ml करना पड़ेगा. सो टू डिक्रीज मोलैरिटी 4 times volume of water, volume of solution should be quadrupled. 4 गुना बढ़ाओ वॉल्यूम. सो इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना होना चाहिए आफ्टर एडिंग वाटर शुड बी 1200 ml. तो अगर इनिशियल वॉल्यूम 300 ml था और फाइनल वॉल्यूम 1200 ml है, सो 300 प्लस x अगर 1200 ml है तो इसका मतलब पानी कितना मिला यार, 900 ml. तो क्वेश्चन इज सिंपली वेरी सिंपल कि अल्फा को अगर डबल करना है तो कंसेंट्रेशन को 4 गुना कम करें. कंसेंट्रेशन को 4 गुना कम करना है, मोलैरिटी को 0.2 से 0.05 करना है, तो वॉल्यूम को 4 गुना बढ़ाओ, तभी मोलैरिटी 4 गुना घटेगी. तो वॉल्यूम को 4 गुना बढ़ाने का मतलब हो गया 300 से 1200 ml कर दो, यानी कि 900 ml पानी मिला दो. इज दिस क्लियर? हाँ करेगा, पर उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 तो नहीं बन रहा. आप चेक कर लो. अगर ये 0.05 मोलर है ना, अगर कंसेंट्रेशन 0.05 मोलर है तो अल्फा की वैल्यू Ka/C यहां से निकाल लो. अगर ये वैल्यू लेस देन 0.1 से आ रही है तो इसका मतलब कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा. मतलब अभी भी वो वीक इलेक्ट्रोलाइट ही है, पहले इसके कंपैरिजन में तो स्ट्रांग हो गया, लेकिन अल्टीमेटली तो अभी भी उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? तो अब हम चलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड्स पे. तो मैं सबसे पहले आपको पॉलीप्रोटिक एसिड्स और पॉलीप्रोटिक बेस के केस में मैं आपको कुछ डेरिवेशन आइडियली मुझे करानी चाहिए, पर मुझे इतना पता है वो डेरिवेशन करने के बाद आप सरेंडर कर दोगे, आप छोड़ दोगे. तो मैं आपको उसके लिए इजी काम बता रहा हूं क्या करना है. जस्ट लाइक अ ट्रिक. कभी भी मैंने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया ना पॉलीप्रोटिक एसिड का, मान लो मैंने आपको बोल दिया कैलकुलेट pH ऑफ 0.2 मोलर H2S. अगर ये H2S है, ये वीक एसिड है, पहली बात तो क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट में थी? स्ट्रॉन्ग एसिड्स की लिस्ट में कौन कौन था अगर आपको याद हो? HBr, HI, HClO3, HClO4. ठीक है, तो क्या H2S उस स्ट्रॉन्ग एसिड्स की लिस्ट में है? नहीं है, तो ये वीक एसिड है. अच्छा, अब ये अगर वीक एसिड है तो आप ये बता सकते हो इसका एन फैक्टर कितना है? ये कितने H प्लस लूज करेगा? 2. तो ये डाइप्रोटिक एसिड है, तो इस एसिड्स के कितने डिसोसिएशन कांस्टेंट होंगे? 2 डिसोसिएशन कांस्टेंट होंगे. Ka1 which is let's say this and Ka2 which is this. किसी भी एसिड का फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट हमेशा बड़ा होता है, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत छोटा, थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट और भी छोटा. तो पहले तो मैं आपको कंफर्टेबल करने के लिए सीधा ट्रिक बता रहा हूं, जो कि मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या है, पर उस डिटेल को करने के बाद आप यही मुझे बोलोगे सर मत ही बताते. बट मैं स्किप नहीं कर सकता क्योंकि एज ए टीचर मुझे कोर्स में पूरा बताना आपको. पर मैं आपकी जगह पे करूंगा तो मैं ट्रिक नोट करूंगा कि अगर मुझे क्वेश्चन कभी भी पॉलीप्रोटिक एसिड का आ गया ना, उसका कुछ भी पूछा है, मैं आंख बंद करके उसे मान लूंगा कि वो मोनोप्रोटिक है, लेकिन उसके लिए उसके फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट को यूज करूंगा, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट को यूज ही नहीं करूंगा.
मैं ये मान के चलूंगा जो मैंने आपको फॉर्मूला शीट पिछली क्लास में दी थी ना, कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज C अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस H2S का कंजुगेट बेस HS माइनस C अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ उसके बाद pH इज इक्वल टू हाफ pKa माइनस log C, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज Ka अपॉन C का रूट। और कोई फॉर्मूला लिस्ट में कुछ ऐड किया था? इनफैक्ट मुझे यहां आपके लिए ऐसे लिख देना चाहिए, फर्स्ट कंजुगेट बेस। तो अब मैं इस फॉर्मूला लिस्ट में सिर्फ क्या चीज बदलने वाला हूं, मैं यहां टैग लगाऊंगा फर्स्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फर्स्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, फर्स्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर आपको कभी भी कोई पॉलीप्रोटिक एसिड का क्वेश्चन आ गया तो इतना काम तो आप आंख बंद करके कर सकते हो कि आपने क्या करना है, जहां मैंने अल्फा वर्ड यूज किया वहां पे अल्फा वन, के ए यूज किया तो के ए वन डायरेक्ट रिलेशन इन स्पाइट ऑफ डूइंग एनी लॉन्ग डेरिवेशन। यानी कि अगर मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेट pH ऑफ 0.3 मोलर पॉलीप्रोटिक H3PO4, और इसके लिए मैंने आपको वैल्यू दे दी Ka1 इज 10⁻³ Ka2 इज 10⁻⁷ Ka3 इज 10⁻10। तो आप बोलोगे कि यार ये आप हमें परेशान करने के लिए दे रहे हो, हम नहीं देख रहे इसके तो रख दो जस्ट हाथ, ये है ही नहीं सब कुछ। अब ट्रीट H3PO4 लाइक मोनोप्रोटिक एसिड, बस। तो आप सीधा बोलोगे H प्लस की कंसेंट्रेशन इज C अल्फा 1, कंसेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट कंजुगेट बेस इज C अल्फा 1, कंसेंट्रेशन ऑफ pH is half pKa1 minus log C and alpha 1 is Ka1 upon C का रूट। पर आपको इसका कंजुगेट बेस बनाना आएगा। फर्स्ट कंजुगेट बेस का मतलब क्या है कि इसका एक H प्लस लूज करो, बस इसका एक H प्लस लूज करना है, एक, दो, तीन नहीं करने। तो यहां पर मैंने इसकी कंसेंट्रेशन जो बताई है H2PO4 माइनस, और अगर H2S बोला इसका एक H प्लस लूज करो तो कंसेंट्रेशन ऑफ HS माइनस। आपको कोई लॉन्ग डेरिवेशन नहीं करने की जरूरत, जो मैं अभी आपको करवाऊंगा। बट आपको अगर यह पता है मोनोप्रोटिक एसिड का क्वेश्चन करना आता है तो पॉलीप्रोटिक एसिड का चुटकियों में कर सकते हैं। यहां पे कभी कोई चिंता नहीं करनी कि अगर अल्फा 0.1 से छोटा हुआ, बड़ा हुआ, तो क्या हम अल्फा को 1 से निग्लेक्ट कर सकते हैं? जैसे पिछली क्लास में मैंने ये क्वेश्चन दी थी ना आपको, KAC अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। जब भी कभी पॉलीप्रोटिक एसिड का क्वेश्चन आ गया, हमेशा बाय डिफॉल्ट ऑलवेज ट्रू, अल्फा इज निग्लेक्टेड विद 1। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इक्वेशन लगानी। बस ये ध्यान रखना, फर्स्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट जो क्वेश्चन में दिया होगा। तो अब आप मुझे तुरंत इसके आंसर दो, मैं नहीं अभी करवा रहा डेरिवेशन, मुझे तो आंसर दो बस सॉल्व करके। क्या आएगी? कंसेंट्रेशन इज 0.2 मोलर, Ka1 गिवन है, तो सबसे पहले आप क्या चीज निकाल सकते हो? अल्फा 1, बिल्कुल ठीक। तो अल्फा 1 की वैल्यू 10⁻⁷ बाय 0.2 यानी कि 5 रूट। सो इसको मैं क्या लिख दूं, √50 इंटू 10⁻⁻3। आई होप आपको पता मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे 50 बना दिया और इसे 4 आएगा। √50 इंटू 10⁻⁻4। अब H प्लस की कंसेंट्रेशन बता दो, C अल्फा 1, ये 5 इंटू 10⁻⁷ था ना,
इसको मैंने लिख दिया 50 इंटू 10⁻⁸ का रूट। ठीक है ना? तो कंसेंट्रेशन पता है 0.2, α1 निकाल लिया। अब यहां से डायरेक्ट पीएच का एक्सप्रेशन बना दो। तो पीएच यहीं से लगा दो लॉग लगा के, जरूरी इतनी यहां से करने की। अगर यहां से सॉल्व करना है तो आपकी चॉइस। पीएच इज हाफ, pKa1 कितना आएगा बताओ जरा। pKa1 की वैल्यू कितनी आएगी? अगर Ka1 10⁻⁷ माइनस लॉग C विच इज 0.2, 1/5 लिख दूं तो 1/2 7 प्लस log 5। log 5 की वैल्यू 7.7, तो 7.7/2 कितनी आ जाएगी? 3.85। यहां का निकालो आंसर जल्दी से। बट इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो इस चैप्टर की तभी आपको हेल्प होगी, मजा तभी आएगा अगर आपने घर पे प्रैक्टिस की। क्या आंसर आ रहे हैं यहां से? α1 की वैल्यू बताओ क्या आएगी? 10⁻³ डिवाइड बाय 0.3, तो उसे 3 इंटू 10 कर रहा हूं, तो 1/3 इंटू 10⁻², 1/√3 इंटू 10⁻⁻1। तो H प्लस की कंसेंट्रेशन 0.3 इंटू α1 विच इज 1/√3 इंटू 10⁻⁻1। pH निकालना है तो हाफ। pK1 बताओ जल्दी से क्या आएगा? pKa1 3 माइनस log C which is 0.3, so half 3 minus log 3/10 which is nothing but 3 minus log 3 minus log 10 plus log 10, तो ये बन गया 3, log 10 is 1, 3 plus 1 4, 4 minus log 3.47, तो ये बन जाएगा 3.53/2 which is 1.765। बताओ क्या इतना करना आ जाएगा? पक्का? हाँ, पूरे सॉल्यूशन की। ये मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आएगा। अगर आया तो 90% चांस है आपसे यही पूछा होगा जो मैंने अभी आपको यहां बताया। आपको या तो पीएच पूछेंगे, पहला कंजुगेट बेस का कंसेंट्रेशन पूछ सकते हैं, वो वही होगी जो H प्लस की कंसेंट्रेशन। फर्स्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ सकते हैं, पीएच पूछ सकते हैं, पर ये तभी आपको कंफर्टेबल होगा जब आपको मोनोप्रोटिक का केस कंफर्टेबल। और सेम स्टोरी अगर मैंने आपको बेस दे दिया जो मोर देन 1 OH माइनस लूज करे, वीक बेस जो मोर देन 1 OH माइनस लूज करे, या कोई वीक बेस जो मोर देन 1 H प्लस गेन करे, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कैलकुलेट, नहीं वो तो स्ट्रॉन्ग बेस है, पीएच ऑफ 0.2 मोलर ऐसे बोल दिया जिंक हाइड्रोक्साइड, और इसकी मैंने वैल्यू दे दी Kb1 इज 10⁻³ Kb2 इज 10⁻⁷। सपोज मैंने इसे रैंडम वैल्यू दे दी। आपको ये पता होना चाहिए कि ये आप तब कर रहे हो जब आप एक पॉलीप्रोटिक वीक एसिड की बातें कर रहे हो। और वीक वालों की निशानी क्या होगी? उनके लिए Ka1 Ka2 दिए होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए वो Ka Kb कुछ नहीं देंगे, वो डिफाइंड ही नहीं उनके लिए।
डिफाइंड ही नहीं, मतलब दोज दे डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू 100% इनटू देयर आयन, तो वहां रिवर्सिबिलिटी लगा के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैलकुलेट ही नहीं करते, वहां तो इरिवर्सिबल रिएक्शन चल रही है। आई होप इट्स क्लियर टू यू कि क्यों नहीं हम के भी वैल्यू देते वहां की। अब पहले तो ये बताओ, ये क्या स्ट्रॉन्ग बेस की लिस्ट में था? स्ट्रॉन्ग बेस की लिस्ट में थे अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स, और अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरियम हाइड्रोक्साइड था। अब मैं आपको एडिशन करवा रहा हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, उसको स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ट्रीट करना, क्योंकि आपकी शीट में जो क्वेश्चन दिए ना वो सारे उनको स्ट्रॉन्ग बेस मान के दिए गए। मोटे तौर पे अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स में ये है ही नहीं, ये डी ब्लॉक का हाइड्रोक्साइड आ गया, तो ये वीक बेस है। अब अगर ये वीक बेस है तो ये डिसाइड करो ये कितने OH माइनस लूज करेगा, 2, तभी तो 2 की भी वैल्यूज है। इट्स ए वीक डाई एसिडिक बेस। तो मैं सब कुछ इसी तरीके से चल रहा हूं। क्या रिलेशन लगा रहा हूं? कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज C अल्फा 1, कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट कंजुगेट एसिड इज C अल्फा 1, अल्फा 1 इज KB1 by C का रूट, POH is half PKB1 minus log C। मुझे लगता है कि आपको ये फॉर्मूलास, अगर आपको ये वाले याद है तो मैंने किया क्या है, PK की जगह पे PKB कर दिया, PH की जगह पे POH कर दिया, विच इज वेरी ऑब्वियसली क्योंकि आप बेस का क्वेश्चन कर रहे हो। KA1 जहां लिखा है वहां मैंने KB1 कर दिया। आई होप ये फॉर्मूला कोई टफ नहीं, अगर आपको ये याद हो। अगर कोई बेस आ गया तो KB1 होगा, तो PH की जगह POH होगी, KA की जगह KB होगा, पर सब कुछ काम फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट का। पर आपको कंजुगेट बेस बनाना, कंजुगेट एसिड बनाना आना चाहिए। तो कंजुगेट एसिड कैसे बनाना है? इट कैन लूज OH माइनस ना, तो इसका एक OH माइनस हटा दो तो इसका कंजुगेट एसिड का फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें से एक OH माइनस निकाल दो तो क्या बचेगा, ZnOH पॉजिटिव। आपको यह पता लगा पॉजिटिव चार्ज क्यों लिखा? नहीं पता लगा शायद। OH माइनस चला गया, जिंक हाइड्रोक्साइड जब आयनाइज होगा एक्वस मीडियम तो ये अपना एक OH माइनस लूज करेगा, जो पीछे बचेगा वो बचेगा ZnOH। अब टोटल चार्ज ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड शुड बी बैलेंस्ड, तो यहां पे चार्ज -1 है और इस पे 0 चार्ज है, तो इस पे +1 डालोगे तभी तो ओवरऑल चार्ज 0 बैलेंस होगा। तो ये इसका कहलाएगा कंजुगेट एसिड बेस के लिए। इज इट क्लियर? आप तो जस्ट वैल्यूज पुट करनी, आगे कर लोगे? ओके अब एक डेरिवेशन करते हैं जिसके लिए बेसिकली आपको उसके बाद जो मैंने ये बताया ना इसकी इंपॉर्टेंस आपको तब पता लगेगी। नहीं, कोई लिमिटेशन कंडीशन नहीं है। अगर कभी आपको उन्होंने क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया, कैलकुलेट अल्फा 2 अल्फा 3 कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंड कंजुगेट बेस, थर्ड कंजुगेट बेस, फिर आप गए, इसका मतलब उन्होंने क्वेश्चन अब टफ पूछा है, यानी कि पूरी डेरिवेशन के साथ करोगे। जब तक तो आपको सिर्फ फर्स्ट कंजुगेट बेस पूछा हो, फर्स्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जस्ट पीएच पूछी है या पीओएच पूछी है, तब तक तो जैसा मैंने अभी आपको यहां सिखाया। अगर उन्होंने पूछ लिया सेकेंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, थर्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंड कंजुगेट बेस, थर्ड कंजुगेट बेस, तब आप गए, तब आपको पूरा डेरिवेशन से सॉल्व करना है। लाइक
अब देखो, मान लो मैंने आपको सवाल दे दिया, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस HPO4 2 माइनस PO4 3 माइनस concentration of H plus, concentration of OH minus, first degree of dissociation, second degree of dissociation, third degree of dissociation for 0.1 molar H3PO4. और आपको मैंने डाटा दे दिया, फर्स्ट Ka is 10 raised power minus 3, second Ka 10 raised power minus 7 and third Ka is 10 raised power minus 10. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी एसिड का फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट हमेशा सबसे ज्यादा होगा, सेकंड स्मॉल, थर्ड और स्मॉल. तो अब आपके क्वेश्चन की स्टार्ट एक डेरिवेशन से होगी. वो डेरिवेशन कैसे स्टार्ट करनी है? उस एसिड का H3PO4 के लिए इसके तीनों H प्लस लूज करने हैं स्टेप बाय स्टेप. तो पहले H प्लस ये लूज करेगा, तो ये क्या बनाएगा? H2PO4 माइनस. आपका पेन ही ऐसे स्टार्ट होगा, एसिड का डिसोसिएशन करके दिखाओ, फिर बोलो कि ये भी डिसोसिएट होगा. H2PO4 माइनस विल डिसोसिएट टू फॉर्म H प्लस प्लस HPO4 2 माइनस. फिर इसे भी डिसोसिएट करोगे, HPO4 2 माइनस will dissociate to form H positive and PO4 3 minus. And now this is the question of pure simultaneous equilibrium. अब देखो, पहली बार जब ये इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन C है विच इज 0.1 मोलर, तो मानेंगे कि इसका X अमाउंट डिसोसिएट. तो इसकी कंसेंट्रेशन कुछ X और ये कुछ X बनी, X इंटू 1 डिवाइड बाय 1, X इंटू 1 डिवाइड बाय 1. अब ये भी तो डिसोसिएट कर रहा है क्योंकि ये भी तो एसिड है, ये भी तो H प्लस लूज करेगा. तो X में से लेट्स से Y डीकंपोज हुआ, तो Y के हिसाब से इसकी बताओ क्या क्या कंसेंट्रेशन आएगी. इस Y के हिसाब से Y इंटू कॉफिशिएंट डिवाइड बाय कॉफिशिएंट, क्या आएगी ये वैल्यूज? Y. अब ये भी तो डिसोसिएट करेगा, तो Y विल डिसोसिएट Z. ये आप क्या लिख रहे हो? इनकी मोलैरिटी एट इक्विलिब्रियम. अब आप वेरी गुड, अब आप साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन कर रहे हो, तो सेम सब्सटेंस की कंसेंट्रेशन सेम इंस्टेंट पे सेम टाइम पे डिफरेंट तो हो नहीं सकती. तो जो इसकी फाइनल कंसेंट्रेशन है आपको वही काउंट करनी पड़ेगी, X माइनस वाई. HPO4 2 माइनस की कंसेंट्रेशन Y माइनस Z है, तो आपको फाइनल इक्विलिब्रियम में यहां भी Y माइनस Z काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि सेम स्पीशीज कैन नॉट हैव डिफरेंट कंसेंट्रेशन एट द सेम मोमेंट. लेकिन H प्लस की कंसेंट्रेशन पूरे सोल्यूशन में उसके 3 सोर्स हैं, 1 2 3. यहां से X आई, यहां से Y आई, यहां से Z आई, तो सोल्यूशन में टोटल कंसेंट्रेशन H प्लस की जो काउंट करनी पड़ेगी X प्लस Y प्लस Z. क्या आपको ये लिखना आया? अगर ये लिखना आ गया तो सारा टफ पार्ट खत्म. ये मोस्ट टफ पार्ट था. वेरी गुड, अच्छी बात अगर आपको याद है. अब मैं बोलूंगा X बाय C इज फर्स्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, Y बाय X इज द सेकेंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, Z बाय Y इज द थर्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो यहां से Z की वैल्यू क्या बनेगी? Y अल्फा 3. Y की वैल्यू क्या बनेगी? X अल्फा 2. और X की क्या वैल्यू बनेगी? C अल्फा 1. तो आप मुझे Y की वैल्यू X को पुट कर दो, C अल्फा 1. तो Y की वैल्यू और Z की वैल्यू बताओ क्या है? X is C अल्फा 1,
y will be x times alpha 2. Very good, very good, excellent. तो अगर मैं ये सबको अब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की टर्म में लेके जा रहा हूं, तो यहां देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, x की वैल्यू पुट करूंगा c अल्फा 1, तो c कॉमन 1 माइनस अल्फा 1, x की वैल्यू c अल्फा 1, y की वैल्यू c अल्फा 1 अल्फा 2, z की वैल्यू c अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3. तो मैं यहां पर c अल्फा 1 कॉमन निकाल रहा हूं, तो ये बनेगा 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3. क्या आपको ये स्टेप समझ आया? x y z की तीनों वैल्यू ऐड करनी थी, x प्लस वाई प्लस जेड, और c अल्फा 1 कॉमन निकाल दिया. यहां देखो x माइनस वाई, c अल्फा 1 कॉमन 1 माइनस अल्फा 2, क्योंकि x माइनस वाई करोगे तो c अल्फा 1 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो 1 माइनस अल्फा 2. ये सेम नंबर है c अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2, ये सेम है c अल्फा 1 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3. y माइनस जेड की वैल्यू बताओ आप क्या आएगी? वेरी गुड, शाबाश. तो यही चीज यहां भी आएगी, और ये वैल्यू आप निकाल चुके हो, और z की वैल्यू c अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3. अगर आपको ये सब समझ में आया करना, तो समझ लो टफ क्वेश्चन खत्म है. इससे टफ नहीं हो सकता, इस चैप्टर में है ही नहीं इससे टफ. यहां तक किसी भी स्टेप में किसी को कोई डाउट आया हो? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मुझे फाइनली H प्लस की कंसेंट्रेशन चाहिए. उन्होंने मेरे से क्या क्या पूछा है? इसकी कंसेंट्रेशन, यानी कि ये नंबर बताओ, इसकी कंसेंट्रेशन ये बताओ, इसकी कंसेंट्रेशन ये बताओ, H प्लस की कंसेंट्रेशन ये बतानी है. OH माइनस छोड़ दो, ये हम लास्ट में निकालेंगे, बड़ा आसान तरीका उसके. लेकिन अब ये देखो, अगर मैं फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखूं ना, Ka1 का एक्सप्रेशन लिखूं, तो आप क्या लिखोगे? दिस इंटू दिस अपॉन दिस. तो Ka1 की कंसेंट्रेशन, Ka1 की वैल्यू क्या आएगी? C अल्फा 1 1 प्लस अल्फा 2 इंटू अल्फा 2 अल्फा 3 इंटू C अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 अपॉन C अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2. नहीं, 1 माइनस अल्फा 1. चेक करो, दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस इज Ka1. अब Ka2 का एक्सप्रेशन लिखना है, दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये बन जाएगा C अल्फा 1 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3 इंटू C अल्फा 1 अल्फा 2 1 माइनस अल्फा 3 अपॉन C अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2. दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस. Ka3 क्या बन जाएगा? C अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, यानी कि इसकी कंसेंट्रेशन इंटू इसकी कंसेंट्रेशन, डिवाइड बाय C अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू 1 माइनस अल्फा 3. बोलो भाई, आपको ये एक्सप्रेशन लिखना आया? अब यहां हम एक अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे. अप्रोक्सीमेशन क्या है, ये देखो, ध्यान से समझना, बहुत इजी चीज है, ध्यान से समझना. मुझे एक बात बताओ, ये H प्लस जो निकल रहा है ना, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से निकल रहा है, और ये H प्लस एक एनायन से निकल रहा है. तो किसी केटायन का निकलना किसी एनायन से मुश्किल होगा या आसान होगा? एक पॉजिटिव चार्ज को एक न्यूट्रल स्पीशीज से निकलना है, और एक पॉजिटिव चार्ज को एक एनायन में से निकलना है, और एनायन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी टेंडेंसी पॉजिटिव आयन को गेन करने की होगी या लूज करने की होगी? तो
इससे H प्लस का बनना ज्यादा आसान काम है या H प्लस का इससे बनना ज्यादा आसान काम है? इसका मतलब इसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा या इसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा? अच्छा, अब ये चेक करो, इसके ऊपर -1 चार्ज था, अब -2 आ गया, अब इससे H प्लस को निकलना है, तो क्या नेगेटिव चार्ज बढ़ गया और मुश्किल हो गया? तो अब ये बताओ, इसके अगर कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दोनों में से किसकी डिसोसिएट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? न्यूट्रल वाले की। इसलिए पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट हमेशा ज्यादा होता है, यानी कि अल्फा 1 की वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में अल्फा 1 की वैल्यू हमेशा मच मोर देन अल्फा 2 है, विच इज वेरी 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 मोर देन अल्फा 3 है। क्या ये चीज आपको समझ लगी कि कोई भी एसिड पहली बार डिसोसिएट अगर 10% करेगा ना, दूसरी बार तो शायद 2% करेगा, तीसरी बार तो शायद 0.5% करेगा, क्योंकि जैसे जैसे वो H प्लस लूज करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, तो उसकी टेंडेंसी पॉजिटिव चार्ज को लूज करने की नहीं होगी बल्कि गेन करने की होगी। इसलिए इट इज वीक एसिड, इट इज वेरी वीक एसिड। और आपने याद है, मैंने एक टर्म पढ़ी थी, कॉमन आयन इफेक्ट। हमने कहा था कि अगर कॉमन आयन आ गया, ये देखो कॉमन आयन आ गया, तो इन सबके इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होंगे। इसका मतलब इनसे आने वाले H प्लस की कंसंट्रेशन, इनसे आने वाले H प्लस की कंसंट्रेशन तो बहुत छोटी है। तो अब हम यहां पर एक एजम्पशन मान के चलेंगे कि अब हर बार चाहे अल्फा 1 हो, अल्फा 2 हो, अल्फा 3 हो, सबने एक दूसरे पे कॉमन आयन इफेक्ट लगा दी, तो सबकी स्ट्रेंथ एक दूसरे की प्रेजेंस में पहले से और वीक हो गई। तो जहां अल्फा 1 के सामने हमेशा निग्लेक्ट होगा, हमेशा जहां अल्फा 1 के सामने निग्लेक्ट होगा, तो मुझे एक बात बताओ, जब 1 के सामने अल्फा 1 निग्लेक्ट होगा तो क्या अल्फा 2 निग्लेक्ट नहीं होना चाहिए? वो तो और भी छोटा है, और अल्फा 3 और भी छोटा है। इसका मतलब जहां 1 के सामने अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 1 आ रहे, सब हटा दो। यानी कि ये देखो, मैं ये हटा रहा हूं, ये हटा रहा हूं, ये हटा रहा हूं, ये हटा रहा हूं। ये देखो 1 के सामने अल्फा 2 गया, 1 के सामने अल्फा 2 गया। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो अगर ये नंबर 10⁻⁻1 है, ये 10⁻³ है, ये 10⁻5 है, तो मुझे अभी कॉमन सेंस बताना मैथ्स की, अगर इनकी प्रोडक्ट देखो 10⁻15, वो तो और छोटी होगी 1 से। बोलो, अगर इनकी प्रोडक्ट देखो अल्फा 1 अल्फा 2 की प्रोडक्ट 10⁻⁴, वो तो 1 से और भी छोटी होगी। तो हम यहां पर भी जहां अल्फा 2 अल्फा 3 की प्रोडक्ट है, ये भी इग्नोर, अल्फा 2 इग्नोर, अल्फा 2 अल्फा 3 इग्नोर। 1 के सामने ये नहीं कि इसे उड़ा देना है, फिर सॉल्व ही क्या कर रहे हो? 1 प्लस जहां भी लिखा आ गया, 1 माइनस जहां लिखा आ गया, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 2 अल्फा 3 की प्रोडक्ट सब इग्नोर। तो अब आप मुझे सीधा सीधा ये जवाब दो, यहां से पहली वाली इक्वेशन से जब C से C कैंसिल हो गया, तो अल्फा 1 की वैल्यू क्या आ गई? Ka1/C का रूट। यहां से सब निकल गया, 1 के सामने एवरीथिंग इज इग्नोर्ड। व्हाई? बिकॉज ऑल एक्सर्ट कॉमन आयन इफेक्ट ऑन ईच अदर। तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से बहुत कम है, तो इसकी तो और भी कम है, इसकी तो और भी कम है। तो जितने भी आपने ये भयानक भयानक टर्म्स देखे थे ना, सब इग्नोर हो गए हैं। तो अल्टीमेटली अब अल्फा 1 Ka1/C का रूट ही निकला था। अब आप अल्फा 2 की वैल्यू मुझे बताओ क्या आएगी? ये देखो, C अल्फा 1 कैंसल, तो यहां से मुझे बताओ अल्फा 2 की वैल्यू क्या आएगी? What will be value of alpha 2? Ka2 divide by C अल्फा 1, और C अल्फा 1 H प्लस की कंसेंट्रेशन ही है। ये देखो, क्योंकि ये तो इग्नोर है, ये तो इग्नोर है, ये तो इग्नोर हो गया, तो C अल्फा 1 H प्लस की कंसेंट्रेशन ही तो बची। तो मैं इसको लिख लूंगा Ka2 अपॉन H प्लस की कंसेंट्रेशन।
अब यहां से चेक करो क्या कटेगा, सी अल्फा 1 से सी अल्फा 1 कैंसिल, अल्फा 2 से अल्फा 2 कैंसिल, अल्फा 3 की वैल्यू क्या बनी, के ए 3 बाई सी अल्फा 1। क्या मैं फिर से सी अल्फा 1 को H प्लस की कंसेंट्रेशन लिख दूं, तो ये नंबर बन गया के ए 3 बाई H प्लस। अब आपको हर टर्म मिल चुकी है। अब मुझे एक बात बताओ, अल्फा 1 की वैल्यू, हाँ सी अल्फा 1 से सी अल्फा 1 कटा, अल्फा 2 से 1 के सामने काट तो दिया, ये भी तो कटा हुआ है। तो अब ये क्या बच गया, सी अल्फा 1 अल्फा 3 बाय अल्फा 2, अल्फा 2 कैंसल, तो अल्फा 3 की वैल्यू आ गई के 3 बाय H प्लस। अब मुझे एक बात बताओ, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी पहले, जो इस डेरिवेशन को करने से पहले, क्या आपके पास H प्लस की कंसेंट्रेशन निकालने का कोई तरीका है? क्या तरीका है H प्लस की कंसेंट्रेशन? सी अल्फा 1 और अल्फा 1 की वैल्यू के 1 बाई सी का रूट है। आपको हमेशा कोशिश ये करनी कि कभी भी आपको ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आ गए, टर्म्स आ गई, सबसे पहले आपने मेरी वाली ट्रिक लगा के ना H प्लस की कंसेंट्रेशन निकालना, H प्लस की। उसके लिए आपको अल्फा 1 चाहिए होगा, तो स्टेप नंबर 1 होगा अल्फा 1 निकालो, स्टेप नंबर 2 होगा H प्लस निकालो, मेरी वाली ट्रिक से। अब आप खुद देखो अल्फा 2 निकल जाएगा, क्योंकि Ka2 क्वेश्चन में दिया, H प्लस की कंसेंट्रेशन आपने ट्रिक से निकाली। अल्फा 3 की वैल्यू चाहिए, Ka3 गिवन होगा क्वेश्चन में, H प्लस की वैल्यू मेरी ट्रिक से निकालो। तो स्टेप नंबर 1 होगा अल्फा 1 निकालो, स्टेप नंबर 2 होगा H प्लस की कंसेंट्रेशन निकालो मेरी वाली ट्रिक से। उसके बाद आपको अब अल्फा 2 अल्फा 3 मिल जाएंगे। एक बार अल्फा 2 अल्फा 3 आपके हाथ में आ गए, अब आप कुछ भी निकाल सकते हो यहां से, क्योंकि आपको मालूम है H2PO4 माइनस की कंसेंट्रेशन, कंजुगेट बेस। ये देखो इधर सुनो, यहां पर कुछ इग्नोर करूं, क्या कुछ इग्नोर होगा? तो क्या बचा, सी अल्फा 1, सी अल्फा 1, यही सी अल्फा 1 H प्लस की कंसेंट्रेशन है। तभी तो मैंने आपको ट्रिक दिया, पहले कंजुगेट बेस की कंसेंट्रेशन और H प्लस की कंसेंट्रेशन हमेशा बराबर है। पहले कंजुगेट बेस की कंसेंट्रेशन H प्लस की हमेशा बराबर है। अब आपको अगर इसकी कंसेंट्रेशन चाहिए हो, ये देखो इधर क्या चीज इग्नोर हो जाएगी, अल्फा 3, क्या बचा, सी अल्फा 1 अल्फा 2। सी अल्फा 1 किसकी कंसेंट्रेशन है, वो आप निकाल चुके हो, और अल्फा 2 की वैल्यू आप निकाल चुके हो यहां से। वेट, यहां से अल्फा 2 की वैल्यू जो आ रही है Ka2 बाई H प्लस और सी अल्फा 1 H प्लस, ये पूरा कट के बनेगा Ka2, सिंपल Ka2 बनेगा। अब आगे वाली सारी टर्म आपको पता है, तो मेरे हिसाब से आपको डेरिवेशन करके क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि कौन सी टर्म कैसे निकालनी है। बट आपको ये करना आना चाहिए, भगवान ना करे आपके टाइम ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो अलग चीज है। बट आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि कैसे ये सारे स्टेप्स किए हैं। लेकिन इसको घर में एक बार एटलीस्ट लिख के जरूर देखना, और इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन मुझे नेक्स्ट क्लास में चाहिए पूरा। आपने मुझे सारी वैल्यूज निकाल के पिछ अगली क्लास में लेके आनी एज ए होमवर्क। सो आई एम गोइंग टू एंड ऑफ द मीटिंग, टाइम हो ही चुका है। सो गोइंग टू एंड ऑफ द मीटिंग, और कल की एक्स्ट्रा क्लास का मैं अनाउंस कर दूंगा। आप आज घर में इस क्वेश्चन को दोबारा लिखोगे और मुझे सारी टर्म्स निकाल के दोगे। ओके बच्चों, गोइंग टू एंड ऑफ द मीटिंग, वेलकम।